welcome to lecture 11 of your macroeconomics for class 12th. Alright, लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम इंट्रोड्यूस कर दिए थे. ठीक है, हमने फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा. हमने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में डिटेल में पढ़ा. अब हम इस लेक्चर में इनकैप्सुलेट कर लेते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो हमने पढ़े थे थ्रू डिफरेंट कैरेक्टर्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ इमेजिन अ स्टोरी लाइन जहां पे 3 कैरेक्टर्स हैं. फातिमा, राइट, फातिमा की दादी जो कि अरब में रहती हैं, और फातिमा के बॉस. अब फातिमा का बर्थडे था तो फातिमा ने अपनी दादी को फोन करके बोला, दादी आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया. तो फातिमा की दादी ने अरब से कुछ पैसे भेजे फातिमा के लिए, राइट. तो ये जो पैसे फातिमा की दादी ने फातिमा को भेजे हैं इन्हें हम पर्सनल गिफ्ट बोल सकते हैं. ठीक है. अब पर्सनल गिफ्ट भले ही फॉरेन कंट्री से क्यों ना आ रहा हो, बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड अंडर रेमिटांसेस, क्योंकि रेमिटांसेस जनरली हम तब भेजते हैं जब हम वहां पे काम करते हैं और उसका एक हिस्सा हम अपने परिवार वालों को भेजते हैं. बट यहाँ तो फातिमा की दादी ने उसको गिफ्ट भेजा था. सो दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट. फातिमा की दादी ने जब गिफ्ट भेजा फातिमा को, दैट मनी इज योर ट्रांसफर पेमेंट. ठीक है. अब इमेजिन करिए फातिमा जो कि इंडिया में रहती है, वो एक कंपनी में काम करती है. उसके बॉस उसके काम के बदले में उसको कुछ पैसे देते हैं. जिस भी सैलरी पे तय हुआ होगा कि फातिमा काम करेगी, काम करने के बाद वो पैसे उसको ट्रांसफर होते हैं. ये जो है ये हमारा फैक्टर इनकम या फिर फैक्टर पेमेंट होता है. डिफरेंस समझ में आया? जब दादी ने फातिमा को पैसे भेजे गिफ्ट के तरीके से तो वो ट्रांसफर पेमेंट थे. बट जब फातिमा के बॉस ने फातिमा को पैसे भेजे तो वो फैक्टर इनकम हुए, राइट. एक दूसरा केस सिनेरियो समझते हैं विच विल एक्सप्लेन यू द नॉर्मल रेजिडेंट. नाउ नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, आइए इससे समझते हैं. फातिमा जो कि एक इंडियन सिटीजन है, शी वर्क्स इन वन कंपनी एबीसी सॉफ्टवेयर लिमिटेड. ये कंपनी इंडिया की है. ठीक है. फातिमा का एक बेस्ट फ्रेंड है. बेस्ट फ्रेंड का नाम है रहीम. ठीक है. रहीम एक पाकिस्तानी सिटीजन है. रहीम और फातिमा अपने ब्रेक टाइम पे ऑफिस में मिलते हैं और रहीम फातिमा से पूछता है, क्या मैं नॉर्मल रेजिडेंट हूं फातिमा? तो फातिमा थोड़ा सोच के बोलती है, यस डेफिनेटली तुम इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो. इवन दो वो एक पाकिस्तानी सिटीजन है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है? इंडिया में लाई कर रहा है. तो वो डोमेस्टिक पेमेंट में इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, डेफिनेटली इंक्लूड होगा. ऑल्सो वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर है, राइट. नॉर्मल रेजिडेंट समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से. एक नेक्स्ट सिनेरियो में समझते हैं फॉरेन डिप्लोमेट. हमने डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ते वक्त और नॉर्मल रेजिडेंट को पढ़ते वक्त ये सारे टर्म्स समझे हैं. ठीक है. द फॉरेन डिप्लोमेट. अब एक जो फातिमा का बेस्ट फ्रेंड था रहीम, और फातिमा की स्कूल की दोस्त प्रिया और फातिमा, ये तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे एक दिन बात कर रहे होते हैं, राइट. अब प्रिया फातिमा को कहती है कि बहन, भले ही मैं लंदन में काम क्यों ना कर रही हूं, बट मेरी इनकम इंडिया में काउंट हो रही है और मैं एक नॉर्मल रेजिडेंट हूं इंडिया की जो कि बाहर काम कर रही है. ठीक है. तो रहीम बोलता है, एक सेकेंड, इसका मतलब है अगर मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करूंगा जो कि इंडिया में रहेगी तो मेरी भी इनकम पाकिस्तान में कैलकुलेट होगी. तो प्रिया फट से जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, एम्बेसी में वर्क करने वाले लोगों की इनकम उनके होम कंट्री में कैलकुलेट होती है, ना कि उस कंट्री में जहां पे वो काम कर रहे होते हैं. ऑलराइट.
So Priya, who is an Indian resident working for her home country's embassy, और रहीम even though in India is working for a foreign government. पुराने केस में क्या था, रहीम ने अभी तो इमेजिन किया था कि अगर मैं पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करूंगा तो, बट रियल में रहीम कहाँ काम कर रहा है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड में अपनी बेस्ट फ्रेंड फातिमा के साथ। ठीक है, तो रहीम की जो इनकम है वो पाकिस्तान के नेशनल इनकम में कैलकुलेट होगी और इंडिया के डोमेस्टिक इनकम में। और क्या रहीम एक नॉर्मल रेजिडेंट है, तो हाँ रहीम एक नॉर्मल रेजिडेंट है। प्रिया एक नॉर्मल रेजिडेंट है, इज अ क्वेश्चन। प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। ठीक है, नेक्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं जिससे हमें समझ में आएगा डोमेस्टिक और नेशनल इनकम की रिडल। नाउ फातिमा की एक कजन है, कजन का नाम है सारा। एक दिन ये दोनों फोन पे बात कर रहे होते हैं और ये बोलती है, फातिमा बहन क्या मेरी इनकम इंडिया के इनकम में कैलकुलेट होगी या नहीं। तो जो इसकी कजन है सारा, ये यूएसए की एक कंपनी में काम करती है जो कि यूएस ओरिजिनेटेड ही है, उसका मालिक यूएस का ही है, और ये कुछ पैसे भेजती है वापस इंडिया में अपने परिवार वालों को। तो जो पैसे भेज रही है वो क्या होते हैं, रेमिटांसेस। अब फातिमा इस पे रिप्लाई करती है कि यस तुम्हारी इनकम जो है वो नेशनल इनकम में जरूर कैलकुलेट होगी। क्यों, क्योंकि तुम अभी भी इंडियन सिटीजन का पार्ट हो, बट सिंस तुम अब्रॉड में पैसे कमा रही हो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा, जबकि वो यूएस की डोमेस्टिक इनकम में जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। अब हमने लास्ट लेक्चर में डोमेस्टिक टेरिटरी को पढ़ा था, अब हम यहाँ समझते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट की एक डेफिनेशन समझे हम, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, लेट मी राइट द डेफिनेशन, or maybe नहीं, actually I'm going to write it only. Domestic product is defined as the value of all final goods and services produced by all enterprises located within the domestic territory of a country during an year, right? तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ ये सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू होती है जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं डोमेस्टिकली, यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ईयर। इसका मतलब है जो कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक का, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, जबकि जो नेशनल प्रोडक्ट है वो इट रिलेट्स टू सिटीजन्स और नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। सो इफ आई राइट डेफिनेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, उसकी डेफिनेशन हो जाएगी नेशनल इनकम और प्रोडक्ट इज द sum total of factor incomes earned by normal residents,
of a country during a year। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट आपका नेशनल्स या सिटीजन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब ये जो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस है ये आया ही क्यों? नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि हमने फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में पढ़ा था ना, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर खुलता ही नहीं तो जो भी होता वो डोमेस्टिक होता, क्योंकि बाहर से आने जाने का ओपन इकोनॉमी होती नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने का। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट इट अराइजेज ड्यू टू मॉडर्न इकोनॉमीज एंड देयर ओपन मार्केट सिस्टम। ठीक है, फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर इनकम्स का एक देश से दूसरे देश में, जिसकी वजह से नेशनल का कॉन्सेप्ट आया। अगर क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो क्लोज्ड इकोनॉमी में हमेशा डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट रहेगा और ओपन इकोनॉमी में हमेशा नेशनल कॉन्सेप्ट बेहतर होगा टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ऑलराइट, अब एक इसका एग्जाम्पल था, फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी कंपनी है, तो जो मारुति उद्योग है वो तो इंडिया का पार्ट है, बट सुजुकी इज ओन्ड बाय जापान, राइट? तो जो प्रॉफिट आता है वो जापान भी जाता है, वो जापान के नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। ऑल्दो क्योंकि ये कंपनी इंडिया में है तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तो कैलकुलेट होगी, बट इसका कुछ पार्ट जापान भी जा रहा है और जापान जाके वो वहां के नेशनल प्रोडक्ट या इनकम में ऐड हो रहा है, और वो किस फॉर्म में जा रहा है? प्रॉफिट के फॉर्म में जा रहा है। तो यहां हमें ध्यान क्या रखना है? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एज आई सेड कि क्लोज से ओपन सिस्टम में जाना है तो हमें इस चीज को कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये क्या होती है? फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में से हम माइनस करते हैं फैक्टर इनकम गिवन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे इस केस में जापान में प्रॉफिट गया था, ठीक है, सुजुकी मारुति सुजुकी उद्योग का, तो जो प्रॉफिट वहां गया था और जो प्रॉफिट हमें आ रहा है उन सबको हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? NFIA। अंडरस्टैंड दिस वन मोर टाइम। NFIA में फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी फैक्टर इनकम बाहर से आ रही है हमारे देश में, ठीक है, और जो भी फैक्टर इनकम जा रही है हमारे देश से बाहर, उसका सब्सट्रैक्शन होता है। ऑलराइट, तो अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट में जाना है तो हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स डोमेस्टिक टू, गिव मी अ सेकेंड, yes, if you are moving towards domestic to national, you will have to subtract NIFA। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ आना है तो आपको NIFA ऐड करना होगा। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। Now let us move towards our second concept, which is factor cost and market prices। ठीक है, ये याद है आप लोग को? लास्ट लेक्चर में हमने 3 डैशेस पढ़े थे और एक छोटा डैश पढ़ा था, ठीक है। ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा है? N और D, G और N और D। N और D हम पढ़ चुके हैं, नेशनल और डोमेस्टिक, ये हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ये छोटा डैश नीचे वाला, जो कि मार्केट प्राइस या फिर फैक्टर कॉस्ट के बीच कूदता रहता है।
तो इन दोनों का मतलब क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? फैक्टर कॉस्ट आसान भाषा में कुछ नहीं, इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जबकि मार्केट प्राइस क्या होता है? ये सेल प्राइस होता है। जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में टैक्स वैक्स ऐड कर देते हैं, सब्सिडीज सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें फाइनल सेल प्राइस मिलता है। ठीक है, नाउ लेट अस इन डिटेल अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सबसे पहला, the cost of production including the wages, rent, interest and profits paid to the factors of production. This is the cost, factor cost. What is the market price? The price that consumer pays in the market, which includes factor cost plus taxes or minus subsidies. तो फैक्टर कॉस्ट छोटा होगा मार्केट प्राइस से। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस में हम टैक्सेस ऐड कर ले रहे हैं। Until unless subsidies की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, if subsidies are not very much higher than taxes, तब तो आपका मार्केट प्राइस बड़ा रहेगा फैक्टर कॉस्ट से। ये एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिफरेंस, फॉर्मूले के बेसिस पे आपको इतना ही याद रहना चाहिए, इतने से आपका काम बन जाएगा। फैक्टर कॉस्ट में अगर आप मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें और सब्सिडीज ऐड कर दें तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। मार्केट प्राइस में अगर आप फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दें, देखो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करता है, यहाँ पे टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते हैं, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होते हैं। जबकि यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो रहे हैं और सब्सिडीज को माइनस किया जा रहा है। सब्सिडीज विच आर द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सब्सिडीज सरकारें देती हैं टू हेल्प द बिजनेसेस। नाउ फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। और मार्केट प्राइस में क्या क्या इंक्लूड रहता है? मार्केट प्राइस में आपका फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी और वैट minus subsidies provided by the government. Factor cost focuses on producer's perspective और market price focuses on consumer's perspective. This is slightly important. तो इसे अपने दिमाग में बसा लीजिएगा। ठीक है, now we have understood the difference between cost, factor cost and market price. अभी एक तीसरी चीज हमें समझनी बची है। अच्छा, एक इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम मैथमेटिकली। इमेजिन करिए फैक्टर कॉस्ट कार को बनाने का है 100 रुपए। लेट मी इरेज ऑल दिस नॉनसेंस। या सो इमेजिन कि कार को प्रोड्यूस करने का फैक्टर कॉस्ट 100 रुपए है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आपके 20 रुपए लग रहे हैं और सब्सिडी सरकार ने स्टील पे दी हुई है कार की फैक्ट्री को 10 रुपए की। अब मार्केट प्राइस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, मार्केट प्राइस इज नथिंग बट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट की वैल्यू क्या है? 100। इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे जो कि है 20 रुपए और सब्सिडीज को माइनस करेंगे जो कि है 10 रुपए। तो मार्केट प्राइस पे हमारी वैल्यू क्या आ गई? 110। ठीक है, दिस इज आवर मार्केट प्राइस। नाउ फैक्टर कॉस्ट अगेन फॉर्मूले पे हम रखेंगे। मार्केट प्राइस हमारी क्या आई थी? 110 रुपए। इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं जो कि 20 रुपए है और सब्सिडीज ऐड कर देते हैं जो कि है 10 रुपए। तो फैक्टर कॉस्ट कितना आया हमारा बच्चों? 100 रुपए। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। नाउ इसमें से हमें क्या बातें याद रखनी है? ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, इसी के साथ जब हम खेलते हैं तो हमें एफसी से मार्केट प्राइस पे जाने का मौका मिलता है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने का मौका मिलता है। एनआईटी को हम ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं टू रीच आवर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते क्या हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब आप सब्सिडी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। यहां से आपको कुछ नहीं, बस एक रिलेशन याद रखना है विच इज दिस। इफ यू हैव टू go to
फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम मार्केट प्राइस आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हो। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस जाना है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हो। ऑलराइट, आफ्टर दिस वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें वील नॉट टेक मच टाइम क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सो बेसिकली ग्रॉस मतलब सकल, नेट, नेट का मतलब एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन एडेड रहेगा, इसमें डेप्रिसिएशन नहीं रहेगा। नाउ अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना हो तो आप डेप्रिसिएशन क्या करते हो बेटा, माइनस कर देते हो। और आपको नेट में से जब ग्रॉस की तरफ जाना होता है तो आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हो। यहां से हमको तीन रिलेशनशिप मालूम चल गए हैं और ये तीन से ही हम अपने सारे एग्रीगेट्स बना सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं कौन कौन से वो रिलेशन हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट कॉलम में या तो ग्रॉस जाएगा या तो नेट जाएगा, ठीक है। दूसरे कॉलम में या तो नेशनल जाएगा या तो डोमेस्टिक जाएगा। तीसरे कॉलम का प्रोडक्ट ये तो सेम ही रहता है। नेक्स्ट में या तो फैक्टर कॉस्ट पे हम निकालेंगे हमारा नेशनल इनकम या हम मार्केट प्राइस पे हमारा नेशनल इनकम निकालेंगे, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, जबकि नेट से ग्रॉस पे आने के लिए डेप्रिसिएशन हम ऐड कर देते हैं। देखो अगर आपको ये बातें पता है ना तो आपको सारी डेफिनेशन सेपरेटली रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। यू विल बी डन इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए आप NIFA ऐड करते हो और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए आप NIFA सब्सट्रैक्ट करते हो। NIFA इज नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर कॉस्ट से जब आपको मार्केट प्राइस पे जाना होता है तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को घटाते हो, जबकि मार्केट प्राइसेस से आपको जब फैक्टर कॉस्ट पे आना होता है तो आप वही चीज को ऐड कर देते हो। ये इतनी सी बात से आपको सारे एग्रीगेट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑल्दो विद डेफिनेशंस मैंने एग्रीगेट्स फर्दर लेक्चर के लिए बना रखे हैं, बट बेसिकली अगर ये तीन बातें समझ में आ गई तो एग्रीगेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ इनके कॉम्बिनेशन से हमें 8 तरीके के एग्रीगेट्स मिलते हैं, विच आर डोमेस्टिक वाले में जहाँ पे जिसमें बीच में डोमेस्टिक रहता है उसमें 4 और नेशनल जहाँ के बीच में नेशनल रहता है उसमें 4। ये डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं सबके। पहले हम डोमेस्टिक पढ़ लेते हैं फिर हम नेशनल देखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद GDP at market price. So what is GDP at market price? It is the prices. GDP and market price is the market value of all final goods and services at the prevailing market prices produced in the domestic territory of a country during a given year. अब क्योंकि ग्रॉस है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा। डोमेस्टिक है इसका मतलब है डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो, ठीक है, वहां के जितने भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट हैं जितना भी प्रोडक्शन हो रहा हो वो सारा कैलकुलेट होता है। मार्केट प्राइस का मतलब है इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड रहते हैं। ऑलराइट, दूसरा हमारा एग्रीगेट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NDP at MP. It is the market value of all final goods and services at the prevailing market prices produced in the prevailing market prices मतलब inclusive of your indirect taxes. Prices produced in the domestic territory of a country during a given year after making allowances for depreciation. Now यहाँ पे net है तो हमें बच्चों पता है कि जब हम G से N पे जाते हैं तो हम depreciation को घटा देते हैं, right? So basically if we have to, अगर आपसे पूछे कि आपको GDP at MP दिया हुआ है और आपको NDP at MP पे पहुंचना है तो आप उसमें से क्या करोगे? कुछ नहीं, आप बोलोगे मैम
डेप्रीसिएशन घटा दीजिए। सिमिलरली आपको बोला जाए कि एनडीपी है, अब जीडीपी पे जाइए और डेप्रीसिएशन की वैल्यू दी है, तो डेप्रीसिएशन आप ऐड कर दोगे। देखो सिंपल है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ earnings received by various factors of production in the form of wages, interest, rent, profit, ठीक है, within the domestic territory। डोमेस्टिक है ना, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी होगा, चाहे वो रेजिडेंट करे या नॉन रेजिडेंट करे, ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। वाई? क्योंकि यहाँ पे जी है, जहां जी होगा ग्रॉस सकल, सकल का मतलब डेप्रिसिएशन एडेड है। ठीक है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला। अब अगर आप इसी में से डेप्रिसिएशन घटा दें, सिर्फ इतना पोर्शन रखें, इफ यू टेक ओनली दिस मच, ये आपका क्या दिखाएगा? ये आपका दिखाएगा एनडीपी, राइट। और अगर आप डेप्रिसिएशन ऐड कर लें तो वो बन जाएगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। नाउ एनडीपी क्या होता है? एनडीपी इज द एस्टिमेट ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जस्ट अ सेकेंड, शायद सिलेक्ट नहीं हुआ ये। हाँ, NDP is the estimate of the domestic product in terms of earnings of factors of production within the domestic territory of a country in a year after making allowances for depreciation। Allowances for depreciation का मतलब allowances of depreciation हटा दिए गए। ठीक है, so if you have to reach to NDP at factor cost from GDP at factor cost, what will you do? You will simply erase depreciation related costs and then add it if you have to do the exact opposite। ठीक है, take the screenshot और the best thing is आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, उस पर ये सारी डेफिनेशन लिखते जाइए। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है हमारी, अच्छा, ये एक डायग्राम था जो मुझे एक रेफरेंस बुक में मिला ऑफ क्लास 12। इससे इजीली आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी जगह से किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं विद एडिंग एंड सब्सट्रैक्टिंग सर्टेन थिंग। अब हमने देखो ये चार चीजें तो समझ ली हैं। अब अगर यहाँ पे बोला जाए, हमने जीडीपी एट एमपी पढ़ा, एनडीपी एट एमपी पढ़ा। अब अगर मैं बोलूं कि जीडीपी एट एमपी से एनडीपी एट एफसी आ जाओ, तो क्या करेंगे? पहले हम जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला देखो अभी हमने पढ़ा है ना। एमपी से एफसी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? एनआईटी को माइनस कर देते हैं। एक सेकेंड, इसमें पूछा क्या मैंने? हाँ, आपको एमपी से एफसी पे जाना है, तो एमपी पे एफसी से जाने के लिए आप एनआईटी ऐड करोगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट नहीं करोगे, आप ऐड करोगे। See, I've made a mistake here. I'm sorry for that. तभी तो मैं कहूँ मुझसे क्या गड़बड़ हो रहा है। देखो, हमें जब रीच करना है जीडीपी एमपी से, एक सेकेंड मैं बताती हूँ वो गलती क्या थी, पहले ये समझ लेते हैं। If we have to reach जीडीपी एमपी से हमें एनडीपी एफसी पे आना था। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के रिलेशनशिप में मैंने गड़बड़ कर दी है।
मुझे काफी देर से लग रहा था मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। मार्केट प्राइस से जब आपको फैक्टर कॉस्ट की तरफ आना होता है तो आप एनआईटी माइनस करते हो, और मैंने हर जगह लिखा है प्लस करते हो। ठीक है, यही गड़बड़ है। और जब आपको फैक्टर कॉस्ट से एमपी की तरफ जाना होता है तो आप एनआईटी प्लस करते हो। ठीक है, एंड आई एम वेरी सॉरी। मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई होगी इस चीज को लेके। तो ऑफकोर्स पहली मिस्टेक तो यही हुई है, यहाँ पे आप इसको सही कर लीजिएगा। From reaching factor cost to MP, we have to add net indirect taxes. And if we have to go from market price to factor cost, we have to subtract NIT. दूसरा मैंने गलत किया होगा इसके मेन एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। यस, विच इज हियर। ओह गॉड, इट्स अ ब्लंडर। आप लोग प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। साइन ऑपोजिट कर दिए मैंने इसके। ठीक है, जब आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ आते हैं तो आपको एनआईटी ऐड नहीं माइनस करना होता है। सो दिस शुड बी माइनस साइन एंड दिस शुड बी प्लस साइन। नाउ आई एम रियली वेरी सॉरी दिस मिस्टेक, इट वोंट हैपन अगेन। बट मैं काफी आगे आ चुकी थी और इसको फिर से रिकॉर्ड करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता। सो नाउ कंफ्यूजन क्लियर हो गया। जब आपको एमपी से एफसी की तरफ बढ़ना है तो आप एनआईटी ऐड करते हो, और जब आपको एफसी से, सॉरी देखो अगेन वही गलती। ओह गॉड, मैं भी इंसान हूँ दोस्तों, मुझसे भी गलती हो सकती है, माफ कर दीजिएगा। एमपी से एफसी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हम माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, और जी से एन पे आने के लिए हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि जीडीपी एमपी से आपको एन डीपी एफसी पे आना है, ठीक है, तो पहले एमपी और एफसी का रिलेशनशिप से क्लियर कर लीजिए, फिर जी और एन के रिलेशनशिप से उस चीज को कवर कर लीजिए। ऐसे ही आप कहीं भी जा सकते हैं। जीडीपी एमपी से अगर आपको बोला जाए एनएनपी एफसी पे जाना है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। नाउ और ये आपकी बुक से मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक फ्लो चार्ट जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी डेस्टिनेशन पे रीच कर सकते हैं विद एडिंग इन सब्सट्रैक्टिंग डिफरेंट थिंग्स जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब डोमेस्टिक वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेशनल्स। तो नेशनल में सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट है हमारे, जीएनपी एट मार्केट प्राइस एंड एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो जीएनपी क्या होता है? जीएनपी इज डिफाइंड एज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। देखो यहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंट आ गया है, वहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी बार बार बोल रहा था। ठीक है, सो एज वी सेड डोमेस्टिक इज रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी या फिर पॉलिटिकल आइडेंटिटी, यानी पॉलिटिकल टेरिटरी या ज्योग्राफिकल टेरिटरी, जबकि एन यानी नेशनल्स इज रिलेटिव टू सिटीजन्स और नेशनल्स ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो जीएनपी का फॉर्मूला अगर हम देखें, नाउ एवरी टाइम वी हैव टू, अगर आपको जीएनपी बनाना है तो वैसे तो बहुत सारे तरीकों से बन सकता है, बट आप एग्जाम में जीडीपी के थ्रू बनाइएगा वो चीज। ठीक है, क्योंकि नेशनल हम कैलकुलेट ही तब कर पाएंगे जब हमारे पास डी का वैल्यू होगा। तो अगर हम जीडीपी एट फैक्टर जीडीपी एट मार्केट प्राइस में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे तो हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा।
Now, what is NNP at market price? NNP shows the market value of again all final goods and services produced by normal residents of a country during a year after making allowances for depreciation. So the main difference between GNP at MP and NNP at MP is of depreciation. Again, NNP पे रीच करने के लिए आप NDP at MP के थ्रू जाइएगा, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट. अब GNP से NNP जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है. ऑल यू हैव टू डू इज सब्सट्रैक्ट depreciation. In the comment section tell me what are the different names of depreciation. नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे. ठीक है. एमपी अगर बोला जाए, एमपी से आपको ये एफसी पे जाना है. ठीक है. तो एमपी मार्केट प्राइस से एफसी में जाने के लिए आप एनआईटी माइनस कर दोगे. एनआईटी विल बी सब्सट्रैक्टेड. Last two terms are your GNP at factor cost and NNP at factor cost. So GNP at factor cost, it is the sum total of earnings received by various factors of production in the form of wages, rents, interest, etc. by normal resident of a country in a year without making allowances for depreciation. यहाँ पे it is inclusive of depreciation. Now what we have to do, GNP at FC पे जाने के लिए हम GDP FC पे NIFA net factor income received from abroad को ऐड कर देंगे. Got it? NNP at factor cost. NNP at factor cost ही हमारा नेशनल इनकम होता है. दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ आवर नेशनल इनकम. एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम लिखिए, तो आप इसकी डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं. ठीक है. National income can be defined as the factor income accruing to the normal residents of a country during a year after making allowances for depreciation. यहाँ से depreciation क्यों हटाया? See, depreciation कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी का तो रिजल्ट होता नहीं है. इट इज द कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर. तो अगर डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत हाई है तो जरूरी नहीं है कि आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. वो ये भी दिखा सकता है कि आप अपनी पुरानी ही मशीन्स को ही जोड़ तोड़ के काम चला रहे हैं, नया प्रोडक्शन आपकी इकोनॉमी में नहीं हो रहा है. इसीलिए नेट ज्यादा बेहतर फंडा होता है टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ. नाउ ये सारी बातें. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ऑफ कोर्स नेशनल इनकम जब भी पूछेगा हम लिख के आएंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. इसको ही हम टेक्निकली लेते हैं नेशनल इनकम के सेंस में. नेशनल इनकम का ये अच्छा मेजर होता है. ठीक है. नेट प्रोडक्शन को भी इंक्लूड करता है ये. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इनडायरेक्ट टैक्स. क्यों ये अच्छा मेथड होता है? क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं ना, सो इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय योर इनडायरेक्ट टैक्सेस. तीसरा, इट इज बेस्ट फॉर मेकिंग इंटरनेशनल कंपैरिजंस. राइट. देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, जब हमने ये चीजें समझी थी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, व्हाई डू वी नीड टू रीड मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो हमने उसके लास्ट पॉइंट में आई गेस पढ़ा था कि हम कंपेयर करते हैं हमारे वेरिएबल को दूसरे कंट्री के वेरिएबल से. नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एग्रीगेट्स, ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली 8 ऑफ देम. तो अब हम डिफरेंट एग्रीगेट्स को कंपेयर कर सकते हैं ये समझने के लिए कि दूसरे की इकोनॉमी से हमारी इकोनॉमी कितनी बेहतर है, कितनी पीछे है या कितनी आगे है. ठीक है. अब अगर आपको नेशनल इनकम का डेफिनेशन लिखना हो इन फॉर्मूला, तो ये वाला डेफिनेशन आप लिख के आइएगा. ठीक है. नेशनल इनकम इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑपरेटिंग प्लस ऑपरेटिंग सरप्लसेस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एब्रॉड. ठीक है.
चलो, वैसा ही एक सिमिलर डायग्राम आप ही की बुक में था, जो कि ये नेशनल्स के एग्रीगेट्स को देख रहा है। ठीक है, आप इससे समझ सकते हैं हाउ वी कैन रीच डिफरेंट डेस्टिनेशंस। जैसे अगर हम कहें कि हमको एनएनपी एट मार्केट प्राइस से जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जाना है, तो पहले एक एक चीज लो। एन से जी पे जाने के लिए आप डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। ठीक है, एन से डी पे जाने के लिए जब आपको एन से डी पे जाना है तो आप माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे बच्चा? एन आई एफ ए, राइट, पी तो सेम ही रहता है। अब एमपी से आपको एफसी पे जाना है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए आप माइनस कर दोगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? ऐसे ही कोई भी रैंडम ले लो, एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम। दूसरे एग्जांपल में हम देखेंगे, कोई भी रैंडम ले लेते हैं, जी डी पी एफ सी से हमें जाना है एन एन पी मार्केट प्राइस। सिमिलर तो नहीं है ये, एनएनपी से ओहो सिमिलर ही है ये तो। यहाँ पे हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ हम ले लेते हैं एमपी और यहाँ हम ले लेते हैं एफसी। यहाँ ले लिया हमने एफसी। अब एक एक सॉल्व करो। ठीक है, जीडीपी से एनएनपी एट एफसी पे जाना है, तो जी से एन पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा, है ना। डोमेस्टिक से नेशनल पे जा रहे हैं तो एन आई एफ ए ऐड होगा, एन एफ आई ए ऐड होगा, और एमपी से एफसी की तरफ जा रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सट्रैक्ट होंगे। अगेन सॉरी फॉर द कंफ्यूजन अबाउट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। आई होप ये क्लियर नहीं हुआ होगा, सॉरी आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से बना दूंगी। Now let us move towards certain confusions जो आपको नेशनल इनकम पढ़ने के बाद और एग्रीगेट्स पढ़ने के बाद होते हैं। First confusion that comes to your mind is, does national income include the value of intermediate goods? Now मेरे सारे समझदार बच्चे जवाब देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की वजह से डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इंटरमीडिएट गुड्स को सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये फ्लावर है, बेकरी वाला इससे केक बनाता है, अब केक की भी वैल्यू को ऐड कर दिया, 500 रुपए केक का हो गया। ठीक है, और 100 रुपए आपका फ्लावर का हो गया, तो फाइनली तो इतना हुआ, बट यहाँ हम 100 और ऐड कर देंगे। अगर इंटरमीडिएट गुड का भी वैल्यू ऐड कर देंगे तो ये 600 हो जाएगा। ये पागल कर देगा आपको। हर बार जब आप इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है टोटल इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा कंफ्यूजन आ सकता है, जैसे फातिमा और फातिमा की दादी के बीच में ट्रांसफर पेमेंट का लेन देन हुआ था, तो क्या ट्रांसफर पेमेंट नेशनल इनकम का पार्ट है? तो मेरे समझदार बच्चे आंसर करेंगे नहीं, ये पार्ट नहीं है। देखो अक्सर क्या होता है, हमको लगता है ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट गिफ्ट्स के फॉर्म में है, ग्रांट्स के फॉर्म में है, स्कॉलरशिप है। ठीक है, ये सब पैसे तो हम खर्च कर सकते हैं, डेफिनेटली खर्च कर सकते हो, ये आपके डिस्पोजेबल इनकम का पार्ट हो सकता है, ये आपके पर्सनल इनकम का पार्ट हो सकता है, बट ये आपकी नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट्स बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में सॉरी नॉट फर्दर, वो किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से नहीं हुआ, राइट, आपने उसके बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की है। नेक्स्ट कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा कि
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच में डिफरेंस ही क्यों है? नाउ वी हैव डिस्कस नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट ही ओपन इकोनॉमी की वजह से आया। हमको नेशनल को डोमेस्टिक के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। नेशनल इनकम इंक्लूड करता है इनकम अर्न्ड बाय अ कंट्रीज रेजिडेंट बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड, जबकि डोमेस्टिक इनकम में वो सारी इनकम कैलकुलेट होती है जो विद इन दी कंट्री ही जनरेट हुई है। ठीक है, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, अब इसको मैं और डिटेल में अभी नहीं बोलूंगी क्योंकि हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है। जो वहां पे सारा, मान लीजिए ये पानी है ना, इस पानी के ऊपर रिलायंस की कोई यूनिट है, वहां से पेट्रोल निकाल रहा है, ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। यहाँ की इनकम भी हमारी डोमेस्टिक इनकम में कैलकुलेट होती है। नेशनल इनकम में ये हमारी इनकम कंट्री के रेजिडेंट चाहे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें चाहे वो इंटरनेशनली अब्रॉड जाके प्रोड्यूस करें, ठीक है, वो दोनों ही कैलकुलेट होती है। हमें पता है कि डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट ज्योग्राफिकल या फिर पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है और नेशनल कॉन्सेप्ट रेजिडेंट्स और नेशनल्स ऑफ दैट कंट्री से रिलेटेड होता है। एक और कंफ्यूजन आएगा कि क्या जीएनपी कम होगा जीडीपी से? तो ऐसा देखो जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके कितने नेशनल्स बाहर जाके कमा रहे हैं और बाहर के कितने लोग अंदर आके कमा रहे हैं। सो इट ओनली डिपेंड्स ऑन NIFA, ठीक है। सो जीएनपी कैन बी लोअर, जीएनपी कम हो सकता है अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव। अगर NIFA की वैल्यू नेगेटिव है तो जीएनपी डेफिनेटली लोअर होगा, ठीक है। अच्छा, जीएनपी लोअर है, इसका मतलब हमने समझ लिया कि नेट फैक्टर इनकम नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा? इसका मतलब है ज्यादा इनकम हम फॉरेनर्स को दे रहे हैं और कम इनकम हमको इंडिया में मिल रही है, ठीक है। इंडिया में कम इनकम आ रही है बाहर की और इंडिया से ज्यादा इनकम जा रही है फॉरेन कंट्री में। ऑलराइट, एक लास्ट कंफ्यूजन है डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन किस तरीके से नेशनल इनकम को अफेक्ट करता है? देखो, जो ग्रॉस वैल्यू होता है हमारा, ग्रॉस वैल्यू इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन हाई है तो इल्यूजन जा सकता है कि जीडीपी तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी ऐड कर रहे हैं, बट बिना किसी एक्चुअल प्रोडक्शन के ज्यादा डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। So depreciation reduces the value of GDP to arrive at net domestic product. This reflects the actual economic output after accounting for wear and tear of capital goods. Depreciation माइनस करने पे ही हमें रियलिटी पता चलती है, हमें हमारी इकोनॉमी की असलियत मालूम पड़ती है। अभी कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम समझते हैं, फाइनली सब चीज कंसोलिडेट हो जाएगी इसके थ्रू। ये ट्रू एंड फॉल्स है। तो intermediate goods are included in GDP calculation. False. Nominal GDP is adjusted for inflation. No, ये अभी वैसे हमने nominal और real पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, but this statement is false. GDP at factor cost includes net indirect taxes. GDP at factor cost includes indirect taxes or not? So this statement again is false. चौथा, NNP is equal to GNP minus depreciation. This is true. Transfer payments are included in national income. नहीं, फातिमा की दादी ने जो पैसे थे उसको भेजे थे वो इंक्लूड हुए थे? बिल्कुल नहीं हुए थे। Real GDP gives a clearer picture of economic growth than nominal. This is also true क्योंकि real is adjusted for inflation. Personal income is always greater than national income. ये concept अभी हमें पढ़ा नहीं है तो हम इसका question अभी नहीं करेंगे। Operating surplus rent include करता है, interest include करता है, profit तो definitely.
ये तीनों बातें वो इंक्लूड करता है। नाउ दीज आर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, let us solve them. First question is, which of the following is included in GDP? तो जीडीपी में वेजेस अर्न बाय इंडियन वर्कर्स अब्रॉड नहीं इंक्लूड नहीं होता है, ये नेशनल में इंक्लूड होगा। गुड्स प्रोड्यूस विद इन इंडिया, यस। क्वेश्चन नंबर 2, एनएनपी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग डेप्रिसिएशन टू जीडीपी, नहीं। डी से एन पे जाने के लिए भी हमें क्या माइनस करना होता है? अगर हमें एन से डी पे जाना है तो हमें माइनस करना होगा NFIA, subtracting depreciation from GNP. Yes, this is the correct answer. Third question, which of the following is not included in national income? तो नेशनल इनकम में देखो रेंट भी इंक्लूड होता है, वेजेस भी इंक्लूड होते हैं, प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, अगर जीएनपी जीडीपी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, क्योंकि अभी जो हमने कंफ्यूजन्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट नेशनल प्रोडक्ट? एनएनपी कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो रिलेटिवली एनएनपी से हम पहुंच सकते हैं अगर हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। आंसर इज योर बी। अब एक मैच द कॉलम है, इसको ऑब्जर्व करिए और इसका करेक्ट आंसर फिगर आउट करिए। देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये क्या होता है? एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ओके, इंक्लूड्स NIFA, calculated using base year prices. So real GDP is calculated using base year prices. Includes indirect taxes. GDP at market price includes indirect taxes. GNP में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो आपको मिलता है NNP, ठीक है। NDP एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम NDP। GNP में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसके बाद के सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, कीप लर्निंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।